इस आधार पर बारे में नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एस सी कुशवाहा जी, जो कि आरएसी लखनऊ के संहिता डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। आज इनसे हम जानेंगे कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद आगे मतलब फ्यूचर आयुर्वेद का क्या होगा, इन सब के बारे में चर्चा होगी। सर, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि सर ये बताइए कि आयुर्वेद है क्या। जैसे हमारे पास पैथी है मॉडर्न वाली, होम्योपैथ है, तो वैसे सर आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद के बारे में आयुर्वेद के ही विद्वानों ने कहा है कि यह जी। आयु का ज्ञान है। अच्छा। और आयु के ज्ञान के बारे में ये बात बहुत ही स्पष्ट की गई कि आयु क्या है, तो शरीर, इंद्रिय, सत्व एवं आत्मा का संयोग। जी। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस जीवित शरीर के बारे में जानकारी रखना आयुर्वेद है। अच्छा। जी सर। सर और ये बताइए सर, जैसे सब लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद दुनिया की पहली पैथी है, मतलब जब कुछ भी नहीं था तब आयुर्वेद था, आयुर्वेद शाश्वत है। तो सर ये कोरिलेट कैसे कर सकते हैं कि आयुर्वेद कब आया, कैसे आया, और ब्रह्मा जी से क्या कोरिलेशन है आयुर्वेद का? आयुर्वेद की शाश्वतता को आयुर्वेद में ही या चरक संहिता के 30वें अध्याय में ही स्पष्ट किया गया है। और ये बात इस रूप में स्पष्ट किया गया है कि स्वयं आयुर्वेद शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वाच्च। जिसका अभिप्राय यह है कि जैसा कि आयु के बारे में बताया गया कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इसका प्रवाह अनंत काल से चला आ रहा है। कब से चला आ रहा है इसका कुछ भी पता नहीं चलता। जी। इस आधार पर आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। तो सर जैसे आपने अभी कहा कि क्या बोलते हैं अनंत काल से चला आ रहा है, तो सर ब्रह्मा जी इसके वो हैं, मतलब मेन ब्रह्मा जी स्मरण किए थे। तो सर ब्रह्मा जी से लेके कौन आया धरती पे इसको? यह जो कथन है कि ब्रह्मा जी से या ब्रह्मा जी के यहाँ से आयुर्वेद आया, जी। इसके बारे में विशेष रूप से जानने की यह ज़रूरत है कि भारतीय परंपरा में जितने भी ज्ञान हुए सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से या शिव जी से मानी गई है, क्योंकि यही लोग आदि के स्रोत हैं। इस कारण से इस ज्ञान को कि ब्रह्मा जी के नाम कहने का ही अभिप्राय केवल ये होता है कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई तब से आयुर्वेद आया। तब से आयुर्वेद आया। जी सर। जब ब्रह्मा का नाम ले लेते हैं तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्मा जी ने ही सबको बनाया था। तो जब सबके शरीर को उन्होंने ही बनाया तो इस ज्ञान को भी उन्होंने प्रदान किया। जी। और सर यहाँ से सर धन्वंतरी जी गए, भारद्वाज जी गए थे वहाँ पे। इस विषय पर चरक संहिता में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। जी। चरक संहिता के प्रथम अध्याय में, दीर्घंजीविती अध्याय में, कि जब त्रेता युग में व्याधियों का प्रादुर्भाव हुआ जी। तो ऋषियों की सभा हुई और उन ऋषियों की सभा में तय हुआ कि प्राणी मात्र की रक्षा कैसे की जाए। जी। उसी में भरद्वाज को नेता बना करके ऋषियों ने कहा कि आप जाएं और आप आयुर्वेद को लावें। लेकिन इंद्र के पास, क्योंकि उस समय तक उन्हीं के पास था। अच्छा। लेकिन जब ये बात आई कि कौन जाएगा उनके पास, तो सभी भरद्वाज ने खुद ही कहा कि अहम अर्थे निजयम प्रश्वासतिम पतिम। जब ऋषियों की संभाषा में आपस में विचार विमर्श हुआ कि इंद्र के पास कौन जाए, तो ज़्यादातर ऋषियों ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। उसमें एक युवा ऋषि थे भरद्वाज, और उन्होंने स्वयं कहा कि अहम अर्थे नियोज्यम, कि इस काम के लिए मुझे लगाया जाए। इस सूत्र का यह अभिप्राय है कि जो स्वयं प्रेरणा से अगर कोई कह रहा है कि इस काम को मुझे लगाया जाए, तो वो किसी को सौंपा जाए, उसकी तुलना में उसके कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी और ज़्यादा उत्साह के साथ करेगा। जैसे कारगिल युद्ध में जिन लोगों ने यंग एज के सैनिक थे, नए भर्ती वाले थे, भारत सरकार ने उनको लगाया और वो बिल्कुल जान पर बाजी लगा करके अपने एम्स को प्राप्त किए। और सर ये पूछना चाहेंगे सर कि जैसे जो हमारे वहाँ होते हैं, तो जैसे सर अभी की जो शिक्षा प्रणाली चल रही है, इसके हिसाब से सर ये देखें तो मॉडर्न का क्रेज ज़्यादा है, लोग मॉडर्न की तरफ जाते जा रहे हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं तो इन्होंने आयुर्वेद की तरफ भी लोगों का झुकाव काफ़ी किया है। तो सर क्या इस समय आयुर्वेद में आना या बीएमएस करना क्या उतना लाभदायक है सर? आयुर्वेद में आना और लाभदायक होना, ये दो चीज़ें अपने शास्त्रों में बहुत ही अच्छी तरह से कही गई है कि जिसको ज्ञान होगा उसको भय नहीं होगा, और जब विषय का ज्ञान होगा तो फिर कोई डाउट नहीं रहता। जी। आज की डेट में
शासन प्रशासन का भी जो है योगदान है, और शासन भी चाहता है कि हम इस कार्य को करें। जी। तो जब शासन का सहयोग मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से कह लीजिए कि चीज़ें ज़्यादा होंगी और वैकेंसीज भी क्रिएट होंगी। हाँ। तो लोगों समाज का उत्साह भी बढ़ेगा और लोग इसके प्रति जागरूक भी हैं। वर्तमान के चिकित्सा के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए और आयुर्वेद के प्रचार प्रसार को देखते हुए पब्लिक का भी जो रुझान है आयुर्वेद के प्रति हुआ है, और लोगों का जब डिमांड है तो स्वाभाविक रूप से सप्लाई भी होगी और सब लोग काम कर रहे हैं इस दिशा में। सर आपने भी बोला कि सर संहिता में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो सर मैं पूछना चाहूँगा सर संहिता है क्या? मतलब कोई नॉर्मल अगर समझना चाहे, कोई भी जो आयुर्वेद से ना भी जुड़ा हो, तो वो कैसे समझेगा कि संहिता है क्या? आयुर्वेद के संपूर्ण विषय या अष्टांग आयुर्वेद जी। जिसमें संपूर्ण रूप से निबद्ध हों वो संहिता है। अच्छा, मतलब पूरे ज्ञान को एक जगह एकत्रित करके रखते हैं। आयुर्वेद के 8 अंगों का विवेचन जिस शास्त्र में हो उसे संहिता, नहीं तो संस्कृत लिटरेचर में या व्याकरण के अनुसार परसन्निकर्षा संहिता ये कहा गया है। जी। लेकिन तो- आयुर्वेद की दृष्टि से संहिता उसी को माना गया कि जिसमें 8 अंग व्यवस्थित रूप से निबद्ध हों, उन्हें संहिता माना गया, और नहीं जहाँ रहे उसे पूरा किया गया। इस कारण से वो संहिताएं बनी। तो सर ये जो आयुर्वेद के 8 अंग है, क्या ये उसी तरह है जो मॉडर्न में होता है कि सर वो क्या बोलते हैं शल्य चिकित्सा अलग, मतलब सर्जरी अलग, फिर जो पीडियाट्रिशियन होते हैं बच्चों के डॉक्टर वो अलग, तो सर ऐसे जो 8 अंग हैं वो क्या है आयुर्वेद के? ये आयुर्वेद के 8 अंगों का विवेचन तब करना पड़ा। शुरू में तो ये आयुर्वेद उसी रूप में था, लेकिन जब ब्रह्मा जी के बाद भरद्वाज ले करके आयुर्वेद को आए और आत्रेय को दिए, तो आत्रेय आदि ऋषियों ने जब प्राप्त किया तो शिष्यों की बुद्धि को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगा कि वो क्षमता और शिष्यों की क्षमता में अंतर है, इसलिए शास्त्रों के अलग अलग पार्ट बनाए गए। और सुश्रुत संहिता में तो स्पष्ट कहा गया कि अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन या अष्टांग डिवीजन तो धन्वंतरी के ही पीरियड में कर दिया गया था। तो सर आपने भी सर चरक संहिता पे एक पूरी किताब लिखी थी, उसका टीकाकरण किया था सर, जो साउथ में काफ़ी फेमस है। सर उसके बारे में कुछ आप बताएंगे कि कैसे आपने कैसे जर्नी रही आपकी वो बनाने की, और क्या क्या परेशानियाँ आपने फेस की उसके लिए? सन 1990 में हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट में पीजी में एडमिशन लिया। जी। उस समय या आज भी संहिताओं की टीकाओं का अध्ययन ही संहिता की पीजी में कोर्स में है। जी। विषय कोर्स में संस्कृत टीकाएं थीं या हैं, लेकिन पठन पाठन की दृष्टि से कोई हिंदी में बुक उस समय उपलब्ध नहीं थी, और जो कह लें कि शिक्षक पीजी स्तर के थे जी। तो सबके पास इतना समय नहीं था। नहीं तो विषय के तो काफ़ी लोग विद्वान रहे, लेकिन छात्रों को संहिता पढ़ाने में असमर्थ थे। ये तो मैं नहीं कह सकता अपने गुरुओं के बारे में, जी। लेकिन वो समय नहीं दे पाए। हाँ। इन्हीं चीज़ों से मैं प्रभावित हो करके कि नहीं, ऐसी परिस्थिति आनी चाहिए कि किसी को पढ़ाने की नहीं ज़रूरत पड़े, जी। इसका हिंदी अनुवाद कर दिया जाए। अगर रहे तो कोई भी शास्त्र पढ़ाया भी जाता था तो 1 पैरा 2 पैरा 4 पैरा आधा पेज ही चलता था, जी। और फिर महीने भर के बाद गैप हो जाता था। जी। मन में बहुत तकलीफ होती थी। उन परिस्थितियों में मैंने ये तय किया कि नहीं, इस स्तर पर होना चाहिए कि जो चक्रपाणी पढ़ना चाहे, चक्रपाणी को समझना चाहे, आयुर्वेद को जानना चाहे, तो कम से कम अपनी मातृभाषा में, मूल भाषा में, हिंदी में चक्रपाणी के व्यू होने चाहिए। नहीं तो हम केवल इतिहास की किताबों में ये पढ़ते थे कि चक्रपाणी ने आयुर्वेद की बहुत अच्छी टीका लिखी है जिसका चिकित्सा में बहुत अधिक उपयोग है, जी। और वो ज्ञान आम छात्र तक पहुंच नहीं पाता था। उसी से प्रेरित होकर के मैंने इस टीका का हिंदी में अनुवाद करने का निश्चय किया। सर कैसे किया आपने, मतलब शुरुआत में क्या क्या समस्या है? क्योंकि सर शायद आप संस्कृत विभाग से थे भी नहीं, तो उसमें क्या क्या समस्याएं हुई आपको? जब मैंने ये तय किया तो मैंने संस्कृत
के प्रति रुचि प्रदर्शित की। और उस समय एनआईए में एक प्री कोर्स हुआ करता था, और राजस्थान में एक क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ के संस्कृत के बच्चे ही प्री कोर्स में ज़्यादा आते थे, 50% प्री आयुर्वेद में। तो कुछ उन बच्चों से संस्कृत पढ़ी, और मेरी अपनी निष्ठा, लगन, और पीजी करने के बाद गुरु शिष्य परंपरा में आचार्य विजय ठाकर के अंदर या उनके सानिध्य में रह करके चक्रपाणी का अध्ययन किया। उस महान गुरु की ही कृपा थी कि मेरा मन में ये प्रेरणा जो मूल रूप से थी वो कृतार्थ होती चली गई, और मैंने उसी समय लिखना शुरू किया। और ये 1995 की बात है, और उस समय से लेकर के 2009 तक ये ग्रंथ, 95 से लेकर 2009 तक मैं लगातार प्रतिदिन 3 घंटे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई ऐसा नाइट नहीं रहा जिसमें 3 घंटे मैं लिखता नहीं था। इस तरह से इस कार्य को पूरा किया। शुरू में बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में मेरी लेक्चरर के पद पर नियुक्ति हुई। उस समय बहुत, जैसा आप प्रश्न कर रहे हो कि आप संस्कृत के नहीं हैं, कैसे लिख सकते हैं, आयुर्वेद जगत के सभी आचार्यों ने, जब मैंने 90 पेज लिखा, चक्रपाणी का हिंदी अनुवाद किया सारी राजस्थान का, शुरू में 90 पेज का करके मैं स्वर्गीय आचार्य ज्योतिर्मित्रा जी को उस प्रिंट को भेजा देखने के लिए कि सर मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि नहीं। तो सर ने ये कहा कि जब आप संस्कृत जानते ही नहीं हो तो आपके मैटर को हम कैसे देख सकते हैं। और ये कहा करके हमारा मैटर लौटा दिया। सर को मैंने बस इतना ही कहा कि सर जो लिख सकता है, जो लिख रहा है, अगर जो हल की मुठिया पकड़ सकता है तो खेत जोत भी सकता है। ये प्रश्न नहीं है कि वो संस्कृत जानता है कि नहीं, लेकिन मैं भी नहीं जानता कैसे ये कार्य होता गया। और 10 बार, मतलब 95 से लेकर के 2009 तक अनवरत मैं काम करता रहा। इसी बीच में मैंने पाणिनि अष्टाध्यायी भी पढ़ी प्रोफेसर MK मिश्रा सर से, और बहुत अच्छे उन्होंने निस्वार्थ भाव से प्रतिदिन 3 घंटे मुझे संस्कृत पढ़ाया भी। और इस चीज़ में बहुतों ने हमारी संस्कृत पढ़ाने में हमें मदद की। उन सभी आचार्यों की कृपा से मैंने इस कार्य को पूरा किया। जी सर। और सर ये पूछना चाहेंगे सर, जैसे आपने अभी बताया कि आप बुंदेलखंड भी सर्विस दे चुके हैं, तो सर शुरू से कहाँ कहाँ आप, मतलब आपने सर्विस की और कहाँ कहाँ आपने काम किया? सबसे पहले मैं यशवंत आयुर्वेदिक कॉलेज महाराष्ट्र कोडोली में लेक्चरर पद पर नियुक्त हुआ। वहीं से इस टीका पर काम करना शुरू किया। अच्छा। और थोड़ा थोड़ा काम करके जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे अपने गुरु विनायक जयानंद ठाकर जी को उसका कुछ प्रिंट भेजना शुरू किया कि सर कुछ इसमें कमियां हो तो एक बार आप थोड़ा देख लें। सर ने, हम उनको भेजते थे मैटर जो अपने डाउट्स थे, और सर 15वें दिन उसका उत्तर भेज देते थे। कुछ दिन ये प्रक्रिया चला। वहाँ से जब मैं बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज 18 मार्च 1997 में ज्वाइन किया, तब इस कार्य को जोरों से शुरू किया। और जैसे चूँकि वहाँ मैं पंचकर्म यूनिट में भी था तो काम करता था, तो जो अपने एक्सपीरियंस आए और चक्रपाणी की मैटर से, तो डेली पेशेंट और चक्रपाणी के मूल जो सिद्धांत थे उससे मैच करा करके धीरे धीरे, और जितनी उपलब्ध संस्कृत की डिक्शनरी थी उनसे सहायता लेकर के मैंने काम को करना शुरू किया। सर ने थोड़ा सा उत्साह बढ़ा दिया कि नहीं, काम ठीक कर रहे हो और करते रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। बस उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे मिलता रहा। और फर्स्ट पार्ट तो सर ने बस ऐसे ही पत्र व्यवहार से ही पूरा हो गया। जो डाउट था सर ने, सर पत्र से तो फिर सर समय लगता होगा काफ़ी? हाँ, जैसे जो डाउट था मैं 3 पेज चक्रपाणी का वो करता था, प्रिंट कराता था, तो उस पेज का रेड पेन से अंडरलाइन करता था, और सर को 3 पन्ने सादे कागज़, रिटर्निंग टिकट सब लगा करके मैं भेजता था।
सर फिर उसका उत्तर देते थे। उत्तर देने के बाद 15वें दिन हमें उत्तर आ जाता था। मतलब 80 साल के वो अपने गुरु आचार्य कि वो मतलब मेरे ऊपर वो कृपा थी कि मुझे सब उत्तर मिलते रहे। सर एक और प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा। ऐसे सर आजकल के जो बच्चे हैं और आजकल का जो ये मॉडर्न एज चला हुआ है, तो सर इसमें सभी लोग यही चाहते हैं कि उनका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो जाए, ठीक। लेकिन परिस्थितियों के कारणवश अगर एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता है तो जाके वो आयुर्वेद चुनते हैं, या मतलब उनको मिल जाता है एक तरह से कहिए। लेकिन सर जब आप जब अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे तो सर तब की परिस्थितियाँ क्या थी और तब आपका रुझान क्या था आयुर्वेद के प्रति? उस समय हमारी परिस्थितियाँ ये थी कि हम कोचिंग करने की स्थिति में क्या, हम लोग की बहुत गरीब परिवार से थे जी। तो उस समय जितने भी स्टूडेंट थे, कोई बनारस, कोई इलाहाबाद कोचिंग करता था। हम लोग गांव से थे और गांव के बाहर जाने की स्थिति भी नहीं थी। जी। तो पहली बार जब हम 1983 में CPMT का एग्ज़ाम दिए तो मेरा जितना आया तो मुझे लगा कि नहीं, संस्कृत का एग्ज़ाम दे लेने के बाद आयुर्वेद मिल सकता है। अच्छा। तो मैंने इसके अतिरिक्त कुछ भी विचार नहीं किया, इंटर संस्कृत किया और अगले साल मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा। और बड़े मनोयोग से मैंने एडमिशन ले लिया और इसके बाद अतिरिक्त कहीं कुछ भी नहीं विचार किया, श्रद्धा और भक्ति से आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया। मेरे मन में कोई अतिरिक्त जिज्ञासा भी नहीं थी और आज भी मेरे मन में ये नहीं है कि हम आयुर्वेद ले करके कोई गलत स्टेप उठाएं। मैं जैसा अंदर से हूँ वैसे बाहर से भी हूँ और कभी भी आयुर्वेद की जीवन में आयुर्वेद के अतिरिक्त मैंने कुछ सोचा भी नहीं। अपनी प्रैक्टिस में भी जब MD कर ली और प्रैक्टिस शुरू की तो आयुर्वेद की ही शुरू की। फिर किन्हीं परिस्थितियों से वहाँ से छोड़ करके गुरु शिष्य परंपरा में जाना पड़ा, क्योंकि वो परिस्थितियाँ गांव में आयुर्वेद की प्रैक्टिस लायक नहीं थी। फिर भी उस काल में हमें पेशेंट इतने अधिक मिलते थे, लेकिन हमारी अपनी व्यक्तिगत अपना स्वभाव चाहे जो कह लें, उस समय दवाइयाँ आजकल की स्थितियाँ से इतना अधिक महंगी दवाइयाँ हो जाती थी कि रोगी अपना ही रोना रोने लगता था, तो फिर हम अपना पैसा मांग नहीं पाते थे। अच्छा। तो जब हमें गुरु शिष्य परंपरा करने का मौका मिला तो मैं चला गया, लेकिन कभी भी आयुर्वेद के अतिरिक्त कोई स्टेप को मैंने नहीं अपनाया। लेकिन मेरा निगेटिव अनुभव भी नहीं रहा, क्योंकि निगेटिव अनुभव तब होता जब हमारे पास पेशेंट नहीं आते। अगर मैं डेली 15 पेशेंट मिलते थे उस परिस्थितियों में भी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि लोग हमारे यहाँ नहीं आते या जी। आयुर्वेद का रुझान नहीं। आज भी हमसे संबंध रखने वाले करीब 15-20 साल का पंचकर्म का अनुभव मैं झांसी में 1997 से लेकर के 2011 तक रहा और सबसे इकोनॉमिक पंचकर्म कराया। जो भी पंचकर्म का गेस्ट लेक्चर आता था, बहुत फेमस से फेमस लोग इस चीज़ की चर्चा करते थे कि हमारी कंसल्टिंग 3000 है, एक एक कर्म का हम इतना पैसा लेते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक कॉलेज, बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी में, जिसके पास 100 रुपये था, 50 रुपये था, नहीं था, सबको हमने कोई ना कोई कर्म कराया और इतनी लोकप्रियता मिली कि वहाँ की OPD के साथ साथ हमारी IPD में कम से कम 8-10 पेशेंट हमेशा भर्ती रहे। तो इसलिए मेरा कोई निगेटिव वो नहीं है। आप उत्साह से शास्त्र का ज्ञान रखें और काम करें। इस चीज़ को ध्यान रखें कि प्रभु के हाथ अनंत हैं और मानव के हाथ 2 हैं। जिस दिन अगर उसकी कृपा होगी तो आप अर्थ या किसी चीज़ से कमी नहीं होगी। आप अनंत हाथों से दिया जाने वाली चीज़ 2 हाथों से नहीं पकड़ पाएंगे। यही आपको ये बताना है कि अपने यहाँ कहा गया है कि कंप्लीट सरेंडर टू गॉड। गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, माम शरणम गच्छ, मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी शरण में आओ, मेरे पर भरोसा रखो। अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हो तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी? ये तो ईश्वर के प्रति अविश्वास है। जी जी। और सर ये पूछना चाहूँगा, सर आप इतने दिन से आयुर्वेदा संहिताएं पढ़ा रहे हैं,
सर आपका सबसे फेवरेट श्लोक कौन सा है? ये छांटना मुश्किल है कि फेवरेट श्लोक क्या है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बीएमएस में जो याद किया जाता है वही सबसे फेवरेट Favorite हो जाता है। होता है, क्योंकि उसी का रिपीटेशन बार बार आता है। जैसे आप स्वस्थ की परिभाषा याद करते हैं तो लगता है कि सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थमित्यभिधीयते, ये एक स्वस्थ की परिभाषा है। विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख मेवच। ये हम बीएमएस प्रथम वर्ष में याद करते हैं, लेकिन आज अपनी लगभग 30 साल सेवाओं के बाद ये अनुभव में आता है कि यज्ञ पुरुषी अध्याय 25वें अध्याय सूत्र स्थान में जब आचार्य ने कहा कि येषाम एव ही भावानाम संपत् संजनेन नर तेषाम एव विपद व्याधीन विविधान समुदीरे, कि नहीं, जिन भावों से शरीर बना है उन्हीं भावों की विपत्ति से व्याधियां उत्पन्न होती हैं। तो जब शारीर स्थान में आचार्य इस बात को रखता है कि शरीर और मन दो ही भाव हैं और यही चीज़ें पूरे शास्त्र में समझाई गई हैं। बीएमएस में हम परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं, लास्ट में अपने जीवन में ऐसा याद आता है, ऐसा समझ में आता है कि एक ही श्लोक के ही आधार पर पूरी संहिता बनी है। हर चैप्टर में ये बात आचार्य कहता है। जब हम लोग कहते हैं ना कि शरीर और मन दो ही हैं, तो इन्हीं दो पर ही पूरा चरक संहिता, पूरा शास्त्र आयुर्वेद का टिका हुआ है। आप खुद विचार करें, शम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, ये शारीरिक भाव है, दोष मल मूत्र आदि की गति की समता। लेकिन जब कहा कि प्रसन्नात्म इंद्रिय मन स्वस्थमित्य विधीयते, तो ये मानसिक भाव। जी। तो एक व्यक्ति का जो मूल्यांकन हुआ शारीरिक भावों से और दूसरा मूल्यांकन मानसिक भावों से। फिर आचार्य ने जब 8वां अध्याय सूत्र स्थान का आया तो उसमें जो परिभाषा दी कि विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृतिरुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख मेवच, इसमें भी फिर बात आप देखेंगे तो शरीर के बारे में बताया कि धातुओं का समता और विषमता, ये विजुअल या स्थूल धातुओं के बारे में बात है। लेकिन जब कहा सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुख मेवच, ये मानसिक भावों का इंडिकेशन है। इसलिए मैंने कहा कि आपने जब पूछा कि आयुर्वेद क्या है, तो मैंने कहा कि आयुर्वेद शरीर, जीवित शरीर का ज्ञान ही है। इसी जीवित शरीर किन किन चीज़ों से बना है आयुर्वेद ने स्पष्ट किया है। इन्हीं की समता के लिए पूरा शास्त्र लिखा गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, ये आयुर्वेद शास्त्र जो है प्रोफाइलेक्टिव ट्रीटमेंट बताया गया है, चरक संहिता में सुश्रुत में जो है क्योरेटिव बताया गया है। ऐसा कुछ भी विचार नहीं है। आचार्य ने कहा है कि धातु साम्य क्रिया चुक्ता तंत्रस्यास्य प्रयोजनम, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है आचार्य को कि यह शास्त्र चिकित्सा का ही शास्त्र है, कोई फिलॉसफी का नहीं है, दर्शन का शास्त्र नहीं है। क्योंकि शरीर को जानना यही दर्शन है, इसलिए लगता है कि ये पूरा विषय दार्शनिक हो गया है। और सर ये कहना चाहूँगा सर, जब जैसे अभी नीट 2025 का पेपर हुआ, ठीक है, तो कुछ बच्चों को अगर पेपर अच्छा हुआ तो उनको तो एमबीबीएस मिल जाएगा और कुछ को बीएमएस मिलेगा, तो वो पहले फर्स्ट ईयर से ही आके वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड रहते हैं। तो उनको सर कैसे आप गाइड कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मतलब जिससे उनको ऐसा लगे कि हाँ आयुर्वेद में आपकी तरह एक बेटर फ्यूचर वो पा सकते हैं खुद? देखिए, डीमोटिवेटेड की स्थिति को जब तक मन स्थिति को नहीं आप तैयार करेंगे, उनकी मन स्थिति जब तक ठीक नहीं होगी तब तक इस दिशा में वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भारत सरकार ने कैरिकुलम चलाया 15 दिन का कोर्स, उसमें इस चीज़ को रखा गया कि आप ये कि क्या हो रहा है आज की डेट में, कैसे लोग चिकित्सा कर रहे हैं। सर मतलब अगर बच्चा पहले दिन तो उनको दिखावें, तो एडमिशन जब लेता है पहले दिन तो 1 से 15 दिन तक पूरा कैरिकुलम चलता है, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि उस कैरिकुलम में आयुर्वेद के सफलतम लोग, ये हम क्या कहते हैं कि हम ये बता देते हैं कि ये फार्मेसी है, ये है, डिपार्टमेंट दिखाते हैं जी। आप जब चरक संहिता पढ़ते हो तो आप खुद देखे होंगे कि सद्वृत्त का वर्णन किया है। 8वें अध्याय इंद्रियोपक्रमणी अध्याय में आया, 8वां अध्याय, और उसमें मन कैसे काम करता है ये बताया और लास्ट में सद्वृत्त बता दिया। इसके पीछे आचार्य का जो लॉजिक है कि मन को कैसे हम तैयार करें,
तो वैसे ही जो BMS में आता है स्टूडेंट, जो दुखी मन से आता है, तो उसको कैसे हम तैयार करें, इसके लिए एकमात्र उपाय, जैसे उन्होंने कहा सद्वृत्त है, वैसे ही उसी को अप्लाई कह लीजिए कि करंट सिनेरियो में हम तब ऐसे कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट के या आयुर्वेद के सफलतम लोग, रिनाउंस लोग, जिनकी एक्चुअल में अच्छी प्रैक्टिस है, जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, उनके लेक्चर करावें, जिससे बच्चे मोटिवेट हों। और मैं समझता हूँ कि इसके अतिरिक्त बोलने से कुछ नहीं होगा जी। उनको दिखाने से कि नहीं देखो ये आयुर्वेद के हैं और इन्होंने इतना किया, इनकी प्रैक्टिस पर, इनके काम पर कोई डाउट न हो, ऐसे लोगों को बुलावें जिससे बच्चे मोटिवेट। तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि कुछ बच्चे होते हैं जैसे वो BMS में एडमिशन ले लिए, पर सर सभी का तो PG निकल नहीं सकता क्योंकि उतनी सीट ही नहीं है। तो सर क्या सच में BMS करने के बाद आपको PG करना जरूरी है कि बिना PG किए ही आप अपनी अच्छी प्रैक्टिस और एक समाज में मतलब एक अच्छा नाम कमा सकते हैं? देखिए, स्नातक स्तर की परिस्थिति वैसे ही है जैसे मॉडर्न की MBBS की है। जी जी हाँ। उनका भी जो स्नातक होता है, उस जो आपका स्नातक करता है वही वो भी करते हैं, लेकिन आपके स्नातक की तुलना उनके स्नातक से इसलिए नहीं की जा सकती कि हमारे स्नातक में कुछ विशेष गुण हैं। जी हमारा स्नातक पंचकर्म के सभी काम कर सकता है, जी। क्षार सूत्र का भी प्रयोग कर सकता है, इसलिए अपने स्नातक के सामने वो समस्याएं नहीं होगी जो उनके सामने होती हैं। उनको PG करना जरूरी है। हाँ, वो तो बिना PG के सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते, लेकिन अपना स्नातक एक सिंपल पंचकर्म का सेटअप डाल ले, केवल शरीर का शोधन करे, हल्का फुल्का भी करे। कहीं नहीं लिखा है कि 5 कर्म कराइए। आप एक लाइन याद होगा आपको कि तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनै पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्यम। यही PG का भी करता है, यही UG का करता है। जी। अगर इतना है और इसमें लिखा है कि तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनै पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार, कि दोषों का किसी तरह से उत्क्लेशित करके और नज़दीक के मार्ग से बाहर निकाल। ये कहीं नहीं लिखा है कि एक पर 5 कर्म अप्लाई कर। जी। इसकी पुष्टि में आचार्य ने अपामार्ग तंडुली अध्याय में अपने बहुत से व्यू दिए हैं। कहा कि नहीं, बमन, विरेचन, बस्ती, नस, इस क्रम से नहीं करना जरूरी है। जब सिर के दोष उत्क्लेशित होंगे तो बस्ती क्यों दोगे जी। या जब आमाशय के दोष उत्क्लेशित होगा तो हम क्यों विरेचन कराएंगे। जहाँ जिसकी जब उत्क्लेशित होगा वही कर्म कराएंगे। और कभी कभी कहा कि स्नेहन स्वेदन से दोष उत्क्लेशित करना है, लेकिन कल्पना करें कि पेशेंट उत्क्लेशित ही हो जाए, दोष उत्क्लेशित ही हो, तो ये भी ध्यान रखिए कि हमको स्नेहन स्वेदन भी नहीं कराना है, सीधे दोषों को बाहर निकाल देना है। जैसे ज्वर चिकित्सा में आचार्य ने कहा कि ज्वर करान काले बुद्धवा बमने दोषान हरेत, कि ज्वर काल में ये जान करके दोष उत्क्लेशित है तो उनको आप बाहर सीधे बमन करा सकते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने सूत्रों को ठीक से समझें, ठीक से जानें और उसका एप्लीकेशन करें। जी सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर आपके जो 30 साल का आपका जो सेवा रहा है, तो उसमें सर कभी ऐसा लगा कि मतलब आप वैसे किसी कोई ऐसी कहानी या कुछ ऐसा निर्णय जिससे आप बहुत प्रेरित हुए हो? हाँ, इस 30 साल के कार्यकाल में जब मेरे मन में आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा तो थी, ऐसी परिस्थिति हुई कि जब मैं गुरु शिष्य परंपरा में 1994 में जामनगर गया तो उस समय मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पिताजी करीब 6 महीने से ऑन बेड थे। हम लोग की स्थिति ये थी कि हम उनकी बहुत अधिक दवा नहीं करा पाते थे, थोड़ा बहुत कराए लेकिन वो लगता था कि वो जिएंगे नहीं। लेकिन वहाँ से जब मैं बीच में घर आया तो मेरे मन में आया कि एक बार क्यों न हो बस्ती अप्लाई किया जाए। अच्छा। तो हम कुछ नहीं किए, रसोन तेल जो चरक में लिखा है उस रसोन के तिल तेल, लहसुन, अजवाइन और उसको तेल पाक विधि से पकाया। पकाने के बाद अनुवासन बस्ती के रूप में हमने 40 ml पर डे उनको देना शुरू किया। 2-4 बस्ती हमने दी। अपनी मिसेज से भी कहा कि हम तो जा रहे हैं, आप इसको कम से कम 10 बस्ती का कोर्स इनको पूरा करा।
लेकिन जब ही ये प्रक्रिया हम लोग शुरू किए, पिताजी जब फिर खड़े हुए चलना शुरू किया, तो हमको नहीं लगता कि फिर उनको किसी दवा की ज़रूरत पड़ी। अच्छा। ये मेरा दूसरे पर प्रयोग नहीं था, अपने पिताजी पर था, अपने उन परिस्थितियों का था। इसलिए मुझे इन कर्मों के प्रति अथाह जो है श्रद्धा है, आज भी है। आज और मैं बताया ही था कि बुंदेलखंड आयुर्वेदिक कॉलेज में मैंने कुछ नहीं किया, केवल बस्ती और स्नेहन स्वेदन इतने पर ही काम किया। और हमको नहीं लगता कि आयुर्वेद के पंचकर्म यूनिट में कोई आया हो और हंस करके दौड़ करके न गया हो। और सर, और क्या सर ऐसी कोई कहानी है जो आपको अंदर से झकझोर कर रख दी हो? मतलब आपको लगा हो कि आयुर्वेद में ये नहीं होना चाहिए या ये कुछ गलत है जो चेंज होना चाहिए आयुर्वेद में आगे? इस विषय पर मैं बहुत नहीं कह पाऊँगा, ऐसा कुछ मेरे नॉलेज में नहीं।